यहाँ पर उपस्थित डाइट भोगांव के प्राचार्य आदरणीय शर्मा जी, एसडीएम भोगांव अंजलि, बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका, यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, शिक्षक संकुलगण, कार्यक्रम के संचालक जी, अतिथिगण और पत्रकार बंधुओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है। जबकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए अपने जनपद में बेसिक शिक्षा की जो आधारशिला है, निपुण भारत की जो परिकल्पना है और उसके अंतर्गत जो अपने जनपद के प्राइमरी स्तर के जो शिक्षण कार्य है, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको एक सक्षम सुयोग्य नागरिक के रूप में तैयार करने का बड़ा दायित्व निभाने की दिशा में अग्रसर हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए, मोटे तौर पर, तो किसी भी सभ्य समाज को, विकसित समाज को और विकसित राष्ट्र में 3 जरूरतें मुख्य होती हैं उनके नागरिकों के लिए। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। अगर किसी राष्ट्र के नागरिकों के अंदर, समाज में अगर ये 3 बुनियादी बातें लोगों को मुकम्मल हासिल हो, एक अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा, एक उत्तम स्वास्थ्य की अवस्थापना और बुनियादी ज़रूरतें तथा हर लोगों को रोजगार उनकी योग्यता के अनुसार अगर मिलता है, तो वह समाज अपने पूर्णता की ओर अग्रसर होता है और वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र कहलाता है। हमारे देश ने भी इन 75 वर्षों में, जबकि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन वर्ष इस वर्ष मना रहे हैं, इन 75 वर्षों में अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के दिशा में, देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में, दुनिया का मार्गदर्शक बनने की दिशा में, और जो 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं नागरिकों को, उनको मुहैया कराने की दिशा में बहुत ढेर सारा काम किया है। और हम लोगों ने मिलकर के मजबूत भारत की वह तस्वीर पेश की है जो दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर शिक्षा की बात करें, जो सबसे बुनियादी जरूरत होती है, तो उसमें बेसिक शिक्षा विभाग निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होता है। मुझे याद है अपने अनुभव के आधार पर कि हमारे टाइम पर केवल बेसिक शिक्षा के ही विद्यालय हुआ करते थे। सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड जो आजकल प्रचलन में है, ये सब होता नहीं था। जब हम लोग प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करते थे तो क्या अमीर के परिवार, क्या गरीब के परिवार, क्या ग्रामीण, क्या शहरी, सबको इन्हीं बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में, चाहे वो जिला परिषद के द्वारा जिस शहरों में संचालित होता हो, नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा या बेसिक शिक्षा के द्वारा, पर पढ़ाई एक ही होती थी। विद्यालय का परिवेश भी कमोवेश एक ही जैसा होता था।
शिक्षकों का व्यवहार और आचरण, शिक्षण पद्धति भी प्रायः एक सी होती थी। आप सभी भी जो हमारी उम्र में होंगे या हमसे थोड़ा आगे पीछे होंगे, सबको ये तजुर्बा होगा। मैंने भी प्रारंभिक शिक्षा अपनी बेसिक शिक्षा के इन विद्यालयों से ही अर्जित किया, जूनियर हाई स्कूल। उसके बाद इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा भी राजकीय इंटरमीडिएट से ही ग्रहण किया, उत्तर प्रदेश जो बोर्ड की, उसी से हम लोगों ने इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग आए थे पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, और मैं बहुत दावे के साथ आज भी, अगर ये कोई कहता है कि आपको पढ़ाने में जिन शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है उनको याद करिए या उनका नाम बताइए, तो हमें अभी भी वही प्रारंभिक शिक्षा देने वाले बेसिक शिक्षकों में से कुछ का नाम याद आता है। और बड़े गर्व के साथ, बड़े विनीत भाव के साथ और बड़े आभार के साथ उनके प्रति मन कृतज्ञता से भर जाता है कि जो कुछ भी हूँ कदाचित उन्हीं शिक्षकों की देन है जो शुरू में हम लोगों को शिक्षा दी। और न सिर्फ हमें, बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि एक बहुत बड़ा विद्यार्थियों का समूह होता था जो कि पूरा का पूरा अच्छे परिणाम देकर के निकलता था। प्रारंभिक शिक्षा, जूनियर और माध्यमिक तक जो एक ग्रुप होता था, मुझे इंटरमीडिएट के बाद याद है कि हम लोगों के सेक्शन में पढ़ने वाले, मैथ सेक्शन, बायो सेक्शन में अगर 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 4-5 को छोड़ के सारे सिलेक्ट होते थे, सारे के सारे सिलेक्ट होते थे। केवल मेरी बात नहीं थी, केवल एक की बात नहीं थी। और ये राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तक, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के जीआईसी तक की ये पूरी कहानी थी। और एक जनपद ने, पूर्वांचल के, मैं पूर्वांचल से रहने वाला हूँ, पूर्वांचल के चाहे वो बलिया हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे बनारस का क्वींस कॉलेज हो, चाहे इलाहाबाद का राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हो, प्रयागराज तक, ये पूरा पूर्वांचल में इन विद्यालयों की, लखनऊ में भी काल्विन तालुकेदार तब हुआ करता था, एक फहरिस्त थी, लंबी फहरिस्त थी। और जब विद्यार्थियों का ग्रुप आता था तो पूरा का पूरा बैच आता था, ऐसा नहीं कि एक कोई आता था। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का जब परिणाम भी आता था तो किसी बार परिणाम में, हालांकि ट्रेंड अभी भी है, लेकिन अभी उनका कंपटीशन सीबीएसई, आईसीएसई से भी है, तब नहीं था। तो पूरा का पूरा परीक्षा परिणाम में से पता चलता था कि लगभग 80% तक की सीटें केवल एक विद्यालय के बच्चों ने कब्जा कर लिया। किसी साल राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद ने कर लिया, तो किसी बार क्वींस कॉलेज ने कर लिया, कभी काल्विन तालुकेदार ने, कभी जौनपुर ने, कभी गाजीपुर ने। पश्चिम के भी कुछ जिले थे, लेकिन पूर्वांचल की अपनी एक शान थी। और ये परिणाम वस्तुतः उन छात्रों के लिए नहीं था, छात्राओं के लिए नहीं था, बल्कि यह परिणाम उन शिक्षकों का था जो समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ करते थे, जिनको श्रेय नहीं मिला करता था। लेकिन मैं जानता हूं कि यह परिणाम उन शिक्षकों का था। इसी अनुभूति और विश्वास से मैं आप लोगों के बीच में ये बात कह रहा हूं। मुझे फक्र होता है एक एक अध्यापकों को कभी याद करके, हालांकि काफी अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन एक श्रद्धा भाव से, एक कृतज्ञता से मन भर जाता है। काफी साल पहले तक भरे समूह में भी कई बार ये संभव होता था कि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद अपने पिता को भूल जाता था, लेकिन वहां मौजूद अपने गुरु को, जो टीचर थे, मुझे उन्हें नहीं भूलता था। बहुत फक्र होता था, बड़े अफसर होने के बाद भी पुराने वस्त्रों में, बुजुर्गियत में,
जीर्ण शीर्ण शरीर व्यवस्थी में खड़े हुए अपने अध्यापक का पैर छूने में बड़ा गर्व फक्र अनुभव करता। तो ये पहचान होती थी हमारे समय के शिक्षकों की। मैं ये नहीं कह रहा हूं, टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन पीढ़ियों के बदलाव में, दशकों के बदलाव में फर्क पड़ा है। तब निपुण भारत जैसा कार्यक्रम भी नहीं था, तब टेक्नोलॉजी का ये जमाना भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, केवल 3 दशक पहले, 4 दशक पहले, तब नहीं था ये सब। लेकिन बावजूद वो शिक्षक बगैर निपुण भारत अभियान के, बगैर इतने संसाधनों के, बगैर इंटरनेट के, कैसे इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के, छात्रों के हुजूम को बैच का बैच इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवाओं में बड़े बड़े पदों में भेजने में कामयाबी हासिल करते थे। कभी इस पर गौर किया? उन शिक्षकों के पास ये संसाधन नहीं था। निपुण भारत जैसा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम भी नहीं था। इतना फॉलो अप, बैकिंग, सुपरविजन सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ भी नहीं था। पर फिर भी वो अपने क्लास के सारे बच्चों को योग्य बनाकर निकाल देने की क्षमता रखते थे। ऐसा कौन सी निपुणता उन अध्यापकों में थी? अभी निपुण भारत की जरूरत पड़ गई, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ गई, इतने सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ गई। मुझे फक्र हुआ, बहुत खुशी हुई अपने विद्यालय के 3 प्रेजेंटेशन में देख रहा था। मोहम्मद इशरत जी को, वो मयंका शर्मा को और नाहली का भी प्रेजेंटेशन मैंने देखा था। इसमें से एक जगह मैं गया हूं, हालांकि विद्यालय तो नहीं गया, एक मैटर में मैं नाहली गया था, घिरोर ब्लॉक का, जो मैं प्रेजेंटेशन देख रहा हूं। मुझे याद आया कि जिस प्रकरण में मैं गया था, हालांकि उस अध्यापक की भूमिका उस प्रकरण में जायज नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन एक बात अभी भी उस छोटे से एक इंसिडेंट से मेरे मन में उस अध्यापक के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव भरती है। जानते हैं कौन सा? देर रात तक भी, रात्रि तक भी मैंने देखा कि छात्रों का एक ग्रुप, छात्राओं का एक ग्रुप उस अध्यापक के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। शायद ही अपने माता पिता के लिए उतना जुड़ा हो जितना कि उस अध्यापक के लिए जुड़ा था। बच्चों का एक हुजूम वर्चुअली मेरे सामने आकर रोने लगा कि सर, आप मेरे सर पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और मैंने कार्रवाई विड्रॉ कर लिया, केवल उन बच्चों के हट के आगे, क्योंकि उस शिक्षक ने और कुछ किया नहीं किया, लेकिन इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट उन बच्चों के लिए ऐसे नहीं आ सकता। उसने हाईएस्ट लेवल का डेडिकेशन और केयर उन बच्चों के लिए जरूर दिखाया होगा। उस टीचर ने जरूर इतना किया होगा। ये बात उन बच्चों के आंसू और उस बच्चों के रात तक, देर रात तक उस प्रकरण में साथ होने को साबित करता है। इसलिए मैंने और तो कुछ किया, लेकिन टीचर पर कार्रवाई नहीं किया। तो मुझे 3 बात समझ में आती है मोटे तौर पर। पहली बात कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य पर गर्व होना चाहिए। मैंने अभी कई बार देखा है, कई जनपदों में मैं और भी काम किया, बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, अन्य पदों पर भी, तो बहुत सारे टीचरों को बड़े बड़े अच्छे एकेडमिक क्लासेस करने के बाद, कोर्स करने के बाद टीचर्स में आने का देखा कि बेसिक शिक्षा में टीचर हो गए। कई बीटेक थे, कई रिसर्च पीएचडी किए हुए, एमटेक किए हुए, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा में आए। परंतु फीडबैक ये मिलता था कि ये ज्यादातर छुट्टी लेकर के आगे की पढ़ाई, आगे के एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे थे। उनको इस बात का बड़ा अफसोस था कि वो पार्ट टाइम जॉब केवल पाए। एक आध से मैं इंटरेक्ट भी हुआ कई मौकों पर, तो उनको लगा कि वो तो मैंने सर केवल साइड में कर लिया, मुझे तो अभी और कुछ करना है, ईएस की तैयारी कर रहा हूँ, एएस की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
इससे परिवर्तन तो नहीं आ सकता, इससे तो नहीं आ सकता। फक्र होना चाहिए कि मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूं, और यकीन मानिए मुझे इससे बड़ी जॉब कुछ भी नजर नहीं आती, इससे बड़ी नौकरी कोई नजर नहीं आती। पैसा कम हो सकता है, संसाधन कम हो सकता है, पहचान कम हो सकती है, लेकिन इससे बड़ा, इससे ज्यादा संतुष्टि देने वाला, सेटिस्फैक्शन देने वाला कोई दूसरी जॉब बनी ही नहीं है। कोई दूसरी जॉब इससे ज्यादा आत्म परिष्कार करने वाला और परोपकार करने वाला दूसरे को। और दूसरी बात कि मानव संसाधन जैसे छोटे छोटे बच्चों को निकाल करके ये एक फैक्ट्री के तौर से और उसको इतना बड़ा सुंदर क्रिएशन के रूप में समाज में भेजने वाला, इतना बड़े सिस्टम में इतनी बड़ी दायित्व तो किसी के पास नहीं हो सकती, किसी के भी पास नहीं हो सकती। लेकिन इसका फक्र नहीं करते, गर्व नहीं करते कि इतना बड़ा काम दिया गया है, इतना बड़ा काम मुझे करना है। तो पहली बात तो ये जरूर होना चाहिए कि शिक्षण कार्य पर गर्व होना चाहिए। बगैर इसके कोई भी गुणात्मक परिवर्तन हम ला नहीं सकते। जब तक हमें अपने कार्य के प्रति खुद को फक्र ना हो कि हम जो काम कर रहे हैं श्रेष्ठ कार्य है, हम जो काम कर रहे हैं संतुष्टि देने वाला काम है, हम जो काम कर रहे हैं सेवा का काम है, जब तक कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, हालांकि ये कम शेयर करता हूं, लेकिन आप टीचर्स बैठे हो इसलिए बता रहा हूं कि हमें सबसे ज्यादा मजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बाद भी पढ़ने और पढ़ाने में आता है। अभी भी इससे ज्यादा मजा मुझे किसी चीज में आज भी नहीं आता। इन टीचरों में क्या विशेषता थी? मोहम्मद इशरत बैठे हुए हैं, हालांकि और भी टीचर होंगे, प्रेजेंटेशन इनका हुआ, मैडम शर्मा बैठी हुई हैं। इन लोगों में क्या विशेषता थी? इनको अपने कार्य पर मलाल नहीं था। और भी लोग होंगे जिनके कि सारे प्रेजेंटेशन तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इनके कार्य पर मलाल नहीं था, इनको फक्र था। अगर कार्य पर अगर अपने नाज नहीं होगा तो फिर कार्य को श्रेष्ठता से अंजाम नहीं दिया जा सकता। कार्य को परफेक्शन में करने के लिए जरूरी है कि जो कार्य हाथ में उठाए हैं उसके प्रति अटैचमेंट हो। दूसरी बात, गांव, गरीब और गंवार, इससे लगाव होना चाहिए, इससे प्यार होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यही बच्चे आ रहे हैं। आपके पास कोई शहरों के अमीर घरों के बच्चे नहीं आ रहे, ज्यादातर आपके पास ग्रामीण अंचल के, गरीबों के और आधुनिकता से परे। गंवार शब्द हालांकि बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है, लेकिन भाव इसका बड़ा उपयुक्त होता है। मैं मैडम शर्मा का देख रहा था अभी वीडियो, चन्नेपुर छबेलेपुर का। इन्होंने कैसे उन बच्चों के अंदर आधुनिकता का प्रवेश किया है, दुनिया में जो हो रहा है उससे जोड़ा है। डांस को भी करा रही हैं, मैंने देखा रैंप जैसा बनाकर इन्होंने फैशन शो भी कुछ कराया है। ये आधुनिकता एक छोटे गांवों के बच्चे से, जो कि कभी जानते भी नहीं होंगे कि क्या होता है, फिर भी इन्होंने कराया। तो एक गांव, गरीब, गंवारों के प्रति अगर हमारी संवेदना है, ज्यादातर हम लोग इसी से आए भी हैं, सारे लोग, भले कुछ भी बन जाए, दिखावटी रूप में चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन ज्यादातर लोग गांव से हैं, ज्यादातर लोग गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के होंगे। और ये तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत लोग अबोध होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अबोध हैं, उनको पता नहीं आधुनिकता में कहां तक समाज, राष्ट्र आगे बढ़े हैं। आज के सभ्य समाज में कितने प्रकार की विधाएं डेवलप की हैं, कल्चर की, ट्रेडिंग की, एजुकेशन की। मुझे अच्छा लगा, फैशन शो भी बच्चे कर रहे थे कुछ, शायद यही प्रयास रहा होगा, डांसिंग का प्रयास था। दूसरी बात कि किस प्रकार से वो गा करके शिक्षा दे रही है। और तीसरी बात कि अपने इन गरीब बच्चों को अपना बच्चा समझने का भाव। केवल आप तभी एक अच्छे छात्र बच्चों को समाज में अच्छा नागरिक बनाकर निकाल सकते हैं, बड़े पदों पर भेज सकते हैं, जबकि क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा आपको अपना बच्चा नजर आए।
बिना इसके आप नहीं कर पाए, अपना 100% नहीं दे सकते। 100% अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को देना है क्लासरूम में, तो क्लासरूम में बैठा हुआ हर छात्र छात्रा, हर बच्चे, उसको अपने बच्चे नजर आने चाहिए। अगर इस भाव के साथ वो केवल आप तभी एक अच्छे छात्र बच्चों को समाज में अच्छा नागरिक बनाकर निकाल सकते हैं, बड़े पदों पर भेज सकते हैं, जबकि क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा आपको अपना बच्चा नजर आए। बिना इसके आप नहीं कर पाए, अपना 100% नहीं दे सकते। 100% अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को देना है क्लासरूम में, तो क्लासरूम में बैठा हुआ हर छात्र छात्रा, हर बच्चे, उसको अपने बच्चे नजर आने चाहिए। अगर इस भाव के साथ वो शिक्षा दे रहा है, इस भाव के साथ अगर शिक्षण का कार्य हो रहा है, यकीन मानिए आपके लिए किसी निपुण भारत अभियान की जरूरत नहीं, आपके लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। आप स्वयं इतना परफेक्शन से उसको करके देंगे कि आप ऐसे तकनीक आप खुद बताएंगे, और इसका कोई सेट प्रोफार्मा हो भी नहीं सकता। ह्यूमन बिहेवियर का कोई सेट प्रोफार्मा नहीं हो सकता कि हमने 10 मानक तय कर दिए तो इसी 10 मानक पर हम अपने विद्यालय को बना देंगे 100%। आपके लिए जरूरत पड़ सकती है कुछ और मानक की। हर बच्चे का व्यवहार अलग अलग प्रकार से आपके पास आएगा। वो तो जन्म लेने के बाद आप ही के पास आते हैं, आप ही असली माता पिता उनके हैं। घर पर तो समय कम बिताता है, आपके पास ज्यादा बिताता है। तो हर बच्चे के लिए एक ही प्रकार से, एक ही तौर तरीके से उनको सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कुछ ये निपुण भारत और इसके अंदर दिए हुए टूल किट्स वगैरह जो है, कुछ गाइडेंस के लिए मानक हो सकते हैं, कुछ आपको टार्च बियरर के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट इन ऑल टर्म्स नहीं माने जा सकते। केवल इन्हीं को लगा करके आप 100% बच्चों को अंदर सब कुछ आप परिवर्तन नहीं ला सकते। किसी बच्चे के लिए आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, कुछ और बातें करनी पड़ती है, अलग अलग किसी को डराना पड़ता है, किसी को पुचकारना पड़ता है, किसी को मोटिवेट करना पड़ता है, किसी को दूसरे के साथ बैठाना पड़ता है, किसी को अकेले बैठाना पड़ता है। ये तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से बच्चा मैक्सिमम आउटपुट देने की स्थिति रखता है। और ये असेसमेंट आप ही का हो सकता है। स्कूल में आप ही उसके माता पिता हैं, आप ही उसके गुरु हैं, आप ही उसके लिए सब कुछ है। तो मेरा ये सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से अनुरोध होता है कि सबसे पहले बच्चों को, जैसे स्कूल चलो अभियान में मैं देख रहा था, मोहम्मद इशरत का प्रेजेंटेशन मैंने देखा था, किस प्रकार से उन्होंने थीम गाना भी यही बनाया था स्कूल चलो के नाम, कि बच्चों के अंदर इंतजार करें। मुझे याद आता है, मुझे तो इतना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी मैं कभी इतना उत्साहित नहीं रहता था जितना अपने बचपन में। कभी कभी इंतजार करते थे हम लोग कि जल्दी से रात बीते सुबह आए, जब देखिए हम स्कूल जाने को मिले। कारण स्कूल में वो टीचर मिलेंगे, उनकी चेहरा भूलती नहीं, उनका चेहरा भूलता नहीं। तो ऐसा एक परिवेश बनाना चाहिए, बच्चों के अंदर डर नहीं हो, बच्चों के अंदर उदासीनता नहीं हो, बच्चों के अंदर जैसे इनका मैडम शर्मा का मैं देख रहा था, इन्होंने जिस प्रकार से मोटिवेशनल स्किल अपनाया है, इससे बच्चे इंतजार करेंगे। कहीं काफी बच्चे, मैं ये तो नहीं कह सकता 100%, लेकिन मैक्सिमम बच्चे उस विद्यालय में जाने के लिए कि आगे कुछ और सिखाएंगे, कुछ गाना होगा, कुछ नृत्य होगा, कुछ अलग अलग प्रकार के आर्ट सिखाने की चीजें होती हैं। तो ये बच्चों को पहले स्कूल से जोड़ना पड़ेगा। हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी चैलेंज ये है कि बच्चों की उपस्थिति बहुत खराब रहती है। सभी विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर नहीं आते बच्चे। टीचरों की उपस्थिति जब देखता हूं तो वो भी खराब है।
ये दोनों आपस में इनका